गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखिए क्या है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों के द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना। और इस बार की थीम क्या रही? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। अच्छा देखो, बुजुर्गों से रिलेटेड 2 डे आप और याद रखो। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये 15 जून को मनाते हैं। और एक है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 अगस्त को मनाते हैं। इसी तरह से आपको बता दूं, हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए एक सेज पोर्टल शुरू किया था और एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी इन्होंने शुरू किया है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया 14567, ये टोल फ्री नंबर है। अब 1 अक्टूबर को याद रखना, हम विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाते हैं। अभी 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के रूप में मनाया जा रहा है और 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे के रूप में भी मना रहे हैं। तो अक्टूबर का ये पहला इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हॉकी से। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं ये रुपिंदर पाल सिंह। अभी जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आपको पता है ब्रोंज मेडल जीता था, उस टीम का ये हिस्सा भी थे, लेकिन अभी संन्यास की घोषणा कर दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पैक्यूओ जो कि एक पेशेवर मुक्केबाज है, अभी उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। वे 5 अलग अलग वेट कैटेगरी में भार वर्गों में लाइनल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले मुक्केबाज बने और 4 अलग अलग दशकों में विश्व चैंपियनशिप रखने वाले एकमात्र मुक्केबाज हैं। और इनके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं मोइन अली। इन्होंने टेस्ट मैच करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ये तीनों आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पद्मजा चुंदरू को। तो अभी पद्मजा चुंदरू को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के एमडीसीयू के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जीवी नागेश्वर राव की जगह ली है। अच्छा, पद्मजा चुंदरू का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा क्योंकि ये इंडियन बैंक में एमडीसीयू के रूप में काम कर चुकी हैं। अभी 2021 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। बाकी नीमाबेन आचार्य अभी गुजरात की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी और आईना राणा बोल्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी ये बनी है। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? स्मृति मंधाना। तो अभी 30 सितंबर को भारत की महिला टीम ने खेला अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में पहला गुलाबी गेंद वाला ये जो दिन रात का टेस्ट है, ये मैच शुरू हुआ है और इसमें भारतीय टीम का नेतृत्व मिताली राज कर रही है। और अभी इस पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं कौन? स्मृति मंधाना। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, विराट कोहली पुरुषों में पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। तो पुरुषों में तो विराट कोहली और महिलाओं में अब बन गई स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना का नाम आपको ऐसे भी याद होगा क्योंकि एक तो ये और एक हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बाकी शेफाली वर्मा का नाम सुना होगा आपने, अभी सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी। और मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। ये ध्यान रखना, ये नाम भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नाम की बुक की लेखक कौन है? तो आंसर होगा वोले सोयिंका। तो वोले सोयिंका ये साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपना लास्ट जो नॉवेल लिखा था वो 1973 में लिखा था,
सीजन ऑफ एनोमी नाम से, और अब लगभग 50 साल के बाद इन्होंने कोई अपना नया उपन्यास लिखा है जिसका नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जुम्पा लाहिड़ी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नाम की अभी बुक लिखी इन्होंने। कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी बुक लिखी थी। इन्हें एक अवार्ड भी मिला था जिसको कहते हैं हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी, और बसु से ही एक बसु मैंने आपको और याद करवाया था, 3 बसु हैं टोटल, 2 ये हो गए और एक कौन सा है, तरुण बसु। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा सुनील कटारिया। तो अभी हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं ये सुनील कटारिया। तो ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स है ये विज्ञापन दाताओं के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में एक शीर्ष राष्ट्र निकाय है जिसके अध्यक्ष बन गए सुनील कटारिया। बाकी अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके नए अध्यक्ष बने। बीवी नागरत्न सुप्रीम कोर्ट की भविष्य में पहली महिला चीफ जस्टिस ये बन सकती हैं। और अभय कुमार सिंह ये सहकारिता जो मंत्रालय है उसमें अभी संयुक्त सचिव बने थे। वैसे सहकारिता मंत्री हमारे कौन है, पहले सहकारिता मंत्री जो अभी आपके वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा चलिए बताइए अभी हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 कितने भारतीय एनजीओ को दिया गया, तो आंसर होगा 1 को। एक्चुअल में ये जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 है ये टोटल 4 एनजीओ को दिया गया है जिसमें से एक भारतीय एनजीओ भी है। तो उस भारतीय एनजीओ का नाम क्या है, लाइफ एनजीओ। लाइफ मतलब होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो नाम से पता चल रहा है इस एनजीओ का मकसद क्या है, आजीविका को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण करना। और याद रखना इस अवार्ड को ही वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में। और आप जानते हो स्टॉकहोम स्वीडन में ही नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन यहीं से तो प्रश्न बन जाता है, जो नोबेल का शांति पुरस्कार होता है पीस वाला, वो यहाँ पे नहीं दिया जाता, वो कहाँ पे दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो आप देखते होंगे तो मैं आपको कई बार वहां पे बता चुका हूं, और वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। और कल मैंने आप लोगों को एक प्रश्न आया था कि अभी यमन जो देश है उसके एक मानवीय संगठन को 2021 का नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया था। और उस संगठन का नाम क्या है, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। बाकी अगर आपसे पूछे कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये मिला था श्याम सुंदर जानी को, ये राजस्थान के हैं। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मिला था किसको, महेंद्र गिरी को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में नासा ने गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर, उसके पास मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉइड के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा ये नासा, तो आंसर होगा लूसी मिशन। तो नासा अभी 16 अक्टूबर को ही लूसी मिशन को लॉन्च करेगा। ये नासा का पहला यान होगा जो कि गुरु ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करेगा, और इसके अध्ययन से सौरमंडल के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तो ये जो क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉइड्स हैं, ये सूर्य का चक्कर समूह में लगाते हैं, लेकिन इनकी जो कक्षा होती है, जो ऑर्बिट होता है, वो वही होती है जो कि गुरु ग्रह की होती है, जुपिटर की होती है। इसमें से इनका एक समूह जुपिटर के आगे चलता है तो दूसरा समूह जुपिटर के पीछे चलता है, उन्हीं को कहा जाता है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। और आपको बता दूं ये जो लूसी है ये क्षुद्र ग्रहों का अवलोकन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। और कितने सालों में ये पहुंचेगा वहां पे 12 सालों में पहुंचेगा। और अगर आपसे पूछे एस्टेरॉइड बेल्ट ये किन 2 ग्रहों के बीच में होती है, तो मंगल और बृहस्पति। और बताओ कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि लकड़ी का पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम क्या होगा, वीजा वुडसेट। और नासा का भी कौन सा रोवर मंगल पर पहुंचा था, तो आंसर होगा परसेवरेंस रोवर। वहां पे उसने पहली बार एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया, उसका नाम है इंजीन्यूटी। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात का भी एक मंगल मिशन है, उसका नाम है होप मिशन। वैसे होप पोर्टल लॉन्च किया था भी उत्तराखंड की सरकार ने, आपको याद होगा। और चाइना का मंगल मिशन का नाम है तियानवेन-1, उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम है जुरोंग रोवर। और अभी बताओ किसने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने।
और नासा ने ही अभी लैंडसैट 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बात नासा की है, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में। डीआरडीओ की भी 1958 में होती है और इसरो की होती है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और वर्तमान में इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन, 14th नंबर के हैं। और आपको याद होगा नासा है ना इसरो के साथ मिलकर के निसार उपग्रह को बना रहा है, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। जयपुर से आपको याद आता होगा कि जयपुर में ही केवीआईसी की एक इकाई है जिसका नाम क्या है? कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान। और इसने ही भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट बनाया है, गाय के गोबर से ये बनाए। और जिसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। और भारत में 2 शहर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हैं, तो आंसर होगा जयपुर और एक अहमदाबाद। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा मणिपुर में। और खेल को किस राज्य ने उद्योग का दर्जा दिया? मिजोरम ने। बताइए, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनी गुजरात के बड़ोदरा में। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी कौन? कर्नम मल्लेश्वरी। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये कर्नम मल्लेश्वरी। बाकी आप जानते हो इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनेगा नोएडा में। जनजाति संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? झारखंड के रांची में। और लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा। और ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम नदी के नाम पे होगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। वैसे मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? मां शाकंभरी के नाम पे। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? गोरखपुर में। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अलीगढ़ यूपी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी थी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जो इसका दूसरा संस्करण होगा ये कर्नाटक में होगा, पहला हुआ था भुवनेश्वर में। तो ये भी ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जिसका नाम है गॉर्डासिल 9, इसको किसने लॉन्च किया? एमएसडी इंस्टीट्यूट ने। नाम है गॉर्डासिल 9। ये वैक्सीन है किसके लिए? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए। और ये भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसको उपयोग में ले सकते हैं। किसने बनाया? एमएसडी इंडिया ने बनाया। और ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ना, यही जननांग में कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इसका नाम वैसे आपने सुना भी होगा, जिसको कहा जाता है सर्वाइकल कैंसर। तो इसके लिए भारत की पहली वैक्सीन आई है जिसका नाम है गॉर्डासिल 9, एमएसडी इंडिया ने तैयार किया है। यह आपको याद रखना है, ये भारत की पहली है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, जो है हैदराबाद की। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, पुणे। और एक जाइकोव डी आपको याद होगा, देश की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है ये। 3 डोज लगेंगे इस वैक्सीन के। और भारत की पहली न्यूमोनिया की वैक्सीन भी आई थी जिसका नाम है न्यूमोसिल। और विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार की थी रशिया ने जिसका नाम है स्पुतनिक वी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जिसका नाम है जन केयर, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो अभी विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिसे आप अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर को शुरू किया है। और इसमें क्या होगा? जैसा कि नाम से क्लियर है, नए स्टार्टअप्स के लिए एक चैलेंज होगा। किस तरह का चैलेंज? तो वर्तमान में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सके, ये चैलेंज दिया है स्टार्टअप्स को। किसने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और आपको याद होगा स्टार्टअप से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल शुरू किया था स्टार्टअप्स के लिए। क्या नाम है उसका? समृद्ध पोर्टल।
और इसी साल ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 20वें स्थान पे था और टॉप पे यूएसए रहा था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। पूछा गया था आपसे जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा फूमियो किशिदा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो के लास्ट में आप लोगों से बोलता हूं कि प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार जरूर डाल दें। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन वीडियोस के साथ आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए डेली बेसिस पे एक ऑडियो में तैयार करता हूं। 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो होता है जिसमें पूरे दिन के आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। तो उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन के नाम से। तो जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहां पे फॉलो का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई स्पेशल ऑडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।